अब हम वायु वाले अध्याय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं आर्द्रता वाले टॉपिक पर। देखिए बेटा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हवा में थोड़ी सी नमी है, हमें बेचैनी सी अनुभव होती है। कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा हो तो जो पिच रिपोर्टर होते हैं वो कई बार कहते हैं कि आज हवा में थोड़ी नमी है, पिच गीली रहेगी, गेंद जो है वो थोड़ी ज्यादा घूमेगी। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आपने देखे होंगे। बेचैनी सी रहती है, कपड़े देरी से सूखते हैं। वो इसलिए हवा के अंदर जो जल वाष्प है, वाटर वेपर जिसको आप बोलते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जरूरत से ज्यादा। तब हम कहते हैं कि हवा के अंदर नमी ज्यादा है या आज का जो दिन है वो आर्द्र है। तो सिंपल सी बात है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? आर्द्रता। सीधा सा प्रश्न आता है, आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? जिसको आप मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कहते हैं वो ही आर्द्रता है। वायु में जब जल वाष्प की मात्रा मौजूद होती है तो उसको हम नमी या आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र दिन। आर्द्र दिन। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं देखिए। एक तो हमें पसीना ज्यादा आता है, पानी पिएंगे पसीना आएगा, बेचैनी भी हो सकती है, कई बार तबीयत खराब भी हो सकती है कई लोगों की। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में ज्यादा समय लगता है, आपने देखा होगा। हवा में नमी होती है तो कपड़े हम बाहर रखते हैं, जल्दी नहीं सूखते हैं। तो देखिए आर्द्र दिनों में या आर्द्र दिन में जो नमी वाला दिन है, कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सामान्य की अपेक्षा जब कपड़े देरी से सूखते हैं तो इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि दिन आर्द्र है, जलवाष्प की मात्रा वायु में ज्यादा है। इसके अलावा हमारे शरीर से पसीना सूखता नहीं है, हम असहज महसूस करते हैं। शरीर से पसीना जल्दी नहीं सूखता है, असहज महसूस करते हैं, बेचैनी भी हो सकती है, तबीयत खराब भी हो सकती है, असहज महसूस करते हैं। तो ये है इसके प्रभाव। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए जल वाष्प की और क्या क्या प्रभाव होते हैं वायुमंडल पे। तो जब जल वाष्प ऊपर उठेगा तो ऊपर जाने के बाद में ठंडा हो जाता है। देखिए जल वाष्प ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद में धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ठंडे के बाद में एक जो प्रक्रिया होती है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। जल वाष्प ऊपर उठा, ऊपर उठ करके ठंडा हुआ, ठंडा होने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं संघनन, है ना। जल वाष्प ठंडा होकर, ध्यान देना इसको, बहुत अच्छी चीज है। जल वाष्प ठंडा होकर संघनित होता है। संघनन की प्रक्रिया हो गई। देखिए बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जल वाष्प ठंडा होकर संघनित होता है और ये किसका रूप लेता है? बूंदों का रूप ले लेता है। बूंदों का रूप ले लेता है।
जल वाष्प ठंडा होता है, ऊपर उठता है, संघनित होता है, बूंदों का रूप लेता है, और जब ये बूंदे वायुमंडल में नहीं ठहर पाती है तो वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाती है। ये जो बूंदों का रूप लेता है और इनका जो समूह है वो बादल कहलाता है। इन जलवाष्प की बूंदों का जो समूह है वो क्या है? बादल का रूप लेता है। ये बादल का रूप लेता है, और जब ये बूंदे इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, याद दीजिए, जब ये बूंदे इतनी भारी हो जाती है, जब ये बूंदे इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तो वर्षा के रूप में, जिसको आप वर्षण कहते हैं, रेनफॉल, जब ये बूंदे बहुत भारी हो जाती है, उधर तैर नहीं सकती है, तो सीधा जमीन पर आती है बूंदों के रूप, जिसको हम वर्षा कहते हैं और जिसको रेनफॉल कहते हैं, इंग्लिश में वर्षण भी कहते हैं। वायु में तैर ना सके तो वर्षा के रूप में जमीन पर आती है, और इस प्रकार से वर्षा होती है, जमीन पर आती है। प्रश्न आता है वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा से आप क्या समझते थे? ये पैराग्राफ लिखना कि जब जल वाष्प की बूंदे बहुत भारी हो जाती है, तैर नहीं सकती वायुमंडल में, तो बूंदों के रूप में नीचे आती है, इसको हम वर्षा कहते हैं या वर्षण कहते हैं। यह आपको वर्षा की परिभाषा भी मिल गई। यहां पर जल वाष्प का क्या उपयोग है, ऊपर जाकर के किस तरह से ठंडे हुए, कौन सी संघनन की प्रक्रिया हुई, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो यह आपको पता रखना है। अब हम आगे चलते हैं। पहले आप लिखिए इसको। लिखने से पहले कुछ मैं वापस इसको अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? आर्द्रता की परिभाषा। आर्द्रता क्या है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। सीधी सीधी परिभाषा है, एक अंक का प्रश्न आता है, इसमें से कोई ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। जब वायु में आर्द्रता की जल वाष्प की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन के प्रभाव क्या क्या हैं? एक तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। दूसरा, शरीर से पसीना जल्दी नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं, आपको बेचैनी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, जल वाष्प की बात करें हम तो पहला बिंदु है कि जल वाष्प ऊपर उठेगा, ठंडा होगा। दूसरा, जब ठंडे होने की प्रक्रिया होगी तो उसको हम संघनन कहेंगे। ध्यान रखना, यह प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है, संघनित। ये बूंदों का रूप लेगा और ये बूंदों का जो समूह है उसको हम बादल कहेंगे। जब ये बूंदे भारी हो जाती हैं, तीसरा बिंदु लगा देना, जब ये बूंदे भारी हो जाती है तो वायु में तैर नहीं सकती है, तो वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाती है, जिसको हम वर्षण या रेनफॉल कहते हैं। तो ये चीजें हैं, आप लिखिए इसको, नोट कीजिए नोटबुक में, फिर मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं। जब वर्षा का पानी रिस रिस करके जमीन में जाता है तो उसको हम कहते हैं भौमजल। कई बार छोटी सी टर्म में पूछ लेते हैं भौमजल क्या है। भौमजल का मतलब है भूमिगत जल, जो वर्षा के कारण रिस रिस करके जमीन के अंदर गया है, उसको हम कहेंगे भौमजल, भूमिगत जल। अब हम संघनन के एक दो प्रभाव पढ़ते हैं। आपने देखा होगा आकाश के अंदर कभी कभी जेट विमान उड़ता है तो अपने पीछे एक सफेद लाइन छोड़ देता है, वो संघनन के कारण होती है। आकाश में जेट विमान उड़ते हुए अपने पीछे, बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम इसका कारण हमें जानना है। हम कई बार देखते हैं, मैंने छोटा था बचपन में देखता था, जेट विमान गया उसके पीछे एक सफेद लाइन छोड़ते थे, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन वास्तव में बाद में जब साइंस में पढ़ा, सोशल साइंस में पढ़ा, तब पता चला कि आकाश में जेट विमान उड़ते हुए अपने पीछे सफेद पथ, जिसको आप लाइन भी कह सकते हैं, सफेद पथ छोड़ते हैं। ये वास्तव में नमी के कारण, नमी का जो संघनन होता है ना, इसी की वजह से
इनके इंजन से निकली नमी के संघनित होने के कारण ऐसा होता है। इसको आपको समझना है। छोड़ते हैं ऐसा इनके इंजन से निकली नमी के संघनित होने के कारण होता है। संघनित होने के कारण, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो जेट विमान है जब वो उड़ता है तो अपने पीछे सफेद लाइन छोड़ देता है, इसका कारण क्या है? ये देखिए, तो कारण आपको यहां से लिखना है। ये कारण है इसकी नमी है वो संघनित हो जाती है, इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है, वो संघनन होने के कारण में पीछे ऐसा लगता है कि लाइन, फिर धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे वो लाइन हटती जाएगी। अब हम पढ़ते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकारों में सिर्फ यहां पे नाम दिया है, देखिए वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकारों में सिर्फ 3 नाम दिए हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के प्रकार 3 प्रकार है वर्षा के। एक तो संवहनी वर्षा, दूसरा आपके पर्वतीय वर्षा, और तीसरा है आपके चक्रवाती वर्षा। अब सिर्फ आपको इसको समझना है। एग्जाम में सिर्फ अब तक का इतिहास ये रहा है कि या तो 3 प्रकार पूछेंगे या एक चित्र दे देंगे जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उस चित्र को देख करके पूछेंगे कि ये क्या है और आपको जो समझ में आ रहा है उसके नाम लिखिए, या देख करके बताइए कि वर्षा के कितने प्रकार है, तीनों के नाम लिखिए। अब होता क्या है देखिए, संवहनी वर्षा में क्या होगा, जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, गर्म वायु ऊपर उठ करके वही संवहन की प्रक्रिया होगी, बादल बनेंगे और इसकी जगह पे ये ठंडी वायु ले लेगी और उसके बाद में वही जो मैंने बताया आपको वर्षा होगी। इसको हम कहते हैं संवहनी वर्षा। वापिस समझ लीजिए, ये धरातल है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठी, ऊपर उठ करके बादल बना, बादल बनने के बाद में संघनन की प्रक्रिया हुई और यहां पर बारिश हुई और इसकी जगह पे जो ठंडी वायु उसने ले ली, इसको हम कहते हैं संघनन की प्रक्रिया, संवहन। ये इस प्रकार से जो वर्षा होती है उसको हम कहेंगे संवहनीय वर्षा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आपके पर्वतीय वर्षा। मान लीजिए धरातल है, यहां से ये बादल आगे बढ़ रहे हैं, बादल आगे बढ़ रहे हैं लेकिन रास्ते में इनके पर्वत आ गया बड़ा सा। अब ये बादल आगे नहीं जा पा रहे और यहां से पर्वतों से टकरा के वर्षा करते हैं, तो इसको हम कहेंगे पर्वतीय वर्षा। नाम से स्पष्ट है। संवहनीय वर्षा में संवहन की प्रक्रिया होगी, वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, फिर संघनन से बादल बनेंगे, बादल बन के वर्षा होगी। लेकिन यहां पर बादल आगे नहीं बढ़ पाते और पर्वत से टकरा करके वर्षा कर लेते, इसको हम कहेंगे पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा में जब वर्षा चक्रवात के बाद में आपने देखा होगा इस तरह से चक्रवात आता है, जिसको आप लोकल भाषा में बबूलिया कहता है, वो चक्रवात के कारण वर्षा होती है, इसको हम कहेंगे चक्रवाती वर्षा। तो ज्यादा इसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं, आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने और समझने के लिए मैंने आपको छोटा सा डायग्राम से बता दिया। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे फैक्ट दिए हैं, जैसे कि तापमान को मापने के लिए जो इकाई है, तापमान को मापने की इकाई, उसको हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं। देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, कुछ छोटे छोटे फैक्ट दिए गए हैं। तापमान को मापने की इकाई तापमान को मापने की इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि इसका आविष्कार जो है वो एंडर सेल्सियस ने किया था, इसके नाम पर रखा गया है।
इस डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने। एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ये तो आपको ये पता रखना है, डिग्री सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस। अब इसमें होता क्या है देखो, 0 डिग्री पे तो पानी जम जाएगा और 100 डिग्री पे इसके अंदर पानी उबलता है, उबलने की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान, 0 डिग्री पे जमना है, 100 डिग्री पे उबलने की प्रक्रिया है। एंडर्स सेल्सियस इसका आविष्कार किया था और जो इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस, तापमान को मापने की इकाई, जो तापमापी होता है ना उसके अंदर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपको इसका ध्यान में रखना है। एक और चीज दी है इसके अंदर कि चांद पर जब कोई वायु नहीं है तो वहां पर वायु दाब भी नहीं है। याद रखना, चंद्रमा पर भाई वायु नहीं होगी तो वायु दाब भी नहीं होगा। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री वहां पर जाते हैं तो विशेष पोशाक पहनते हैं। विशेष पोशाक उनको पहनाई जाती है। अगर वो विशेष पोशाक नहीं पहनेंगे तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर आने के लिए उतावला होगा, तो उनकी जो रक्त की शिराएं हैं वो फट जाएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो पोशाक इस तरह की होती है वो कि जो दाब है विपरीत दाब लगाती है, तो कुल मिलाकर के उनका वो बैलेंस रहता है। जैसे अभी हम घूम रहे हैं ना, अब वायु बाहर से दबाव डाल रही है लेकिन हमारा शरीर भी जो है ना भीतर से पूरा इस तरह से प्रेशर कर रहा है कि बैलेंस है, इसलिए हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से। अगर पूरा बाहर का प्रेशर आप हटा देंगे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो शिराएं फट जाएगी। बस वो चीज वहां पर है। तो ये भी आपको ध्यान में, कई बार प्रश्न आ जाता है कि चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको विशेष पोशाक क्यों पहनाई जाती है, तो आपको उत्तर देना है क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं है तो वहां पर वायु दाब भी नहीं है। उनको अगर विशेष पोशाक नहीं पहनाएंगे तो उनकी जो शिराएं हैं वो फट जाएगी। यहां पर लिखता हूं मैं, उनकी जो शिराएं हैं रक्त की, शिराएं फटने का खतरा है। खतरा तो क्या, फट ही जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और नोट करते रहना है। जब आप इसको नोट करेंगे, नोट्स के रूप में आगे ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका एक टॉपिक छोटा सा बाकी रहा है, वायुदाब पेटियां, वो मैं आगे बढ़ाता हूं, तो लिखिए आप इसको। अब हम बात करते हैं कुछ वायुदाब पेटियां जो आपकी बुक में दी गई हैं, और हालांकि उससे प्रश्न इतने नहीं बनते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, और जो प्रश्न बनेगा उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। या आपको इस तरह से पृथ्वी का चित्र बनाया मैंने। यहां पर आपको 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, यहां पर सूरज की गर्मी ज्यादा है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, आपने पहले पढ़ा था। तो यहां पर निम्न दाब क्षेत्र होगा, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। सीधा सीधा प्रश्न आता है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना है भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश, 10 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यह है भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। एक ही प्रश्न बनता है इसमें से बड़ा, इसके अलावा बड़ा तो क्या है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसको शांत पेटी भी कहते हैं और इसका जो ज्योग्राफिकल टर्म है वो है डोल्ड्रम। यह भी आ सकता है एग्जाम में, डोल्ड्रम से आप क्या समझते हैं? एक ही प्रश्न है इसका, डोल्ड्रम कह दो चाहे भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र कह दो। लोकेशन ये है भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के अंदर, जो मैंने आपको इस तरह से ब्लू कलर से करके बताया है।
इसके बाद में व्यापारिक पवने हैं, फिर पछुआ पवने। ये सारे स्थायी पवने हैं जो एक ही दिशा में चलती है। मैं आपको सिर्फ इसकी लोकेशन बताऊंगा। ये यहां पर व्यापारिक पवने हैं और यहां पर पछुआ पवने हैं। इनकी दिशाओं के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको लोकेशन ट्रेस करनी है। ये यहां पे व्यापारिक पवने हैं, यहां पे पछुआ पवने हैं। पश्चिम दिशा से, ये पूर्वी दिशा से चलने वाली है, ये पश्चिम दिशा से चलने वाली है, और ये ध्रुवीय पवने हैं। ध्रुवों पे चलती है तो ध्रुवीय पवने हैं। ये सारी की सारी परमानेंट विंड है ना, जो एक ही दिशा में चलती है। लेकिन जो बीच वाला है वो डोल्ड्रम, उसके बारे में आपको पता रखना है। तो ये है आपका वायु वाला अध्याय, यहां पर समाप्त होता है। इसके अभ्यास के सारे प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा जो विशेष तथ्य दिए होते हैं चैप्टर के साइड में, अगर वो कोई छूट भी गया तो आप उसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से आप इसके 5 वीडियो जब देखेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं। इसके सारे के सारे जो हैं हमने कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगले चैप्टर में फिर से आपको मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।